हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं CUET अड्डा 24/7 के ऊपर। बात करने वाले हैं आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 की, जो है आपका न्यूक्लियस। इससे पहले 12 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोगों को जो भी डाउट है, परेशानी है, तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा जिससे आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएं। बेसिकली ये जो चैप्टर है थोड़ा सा आगे है चैप्टर नंबर 12 की, तो इसके अंदर हम लोग काफी चीजों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला वर्ड जो इसके अंदर आता है वो है न्यूक्लियस। क्या होता है न्यूक्लियस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियस? तो देखो, सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए, जब आपने देखा कि जे थॉमसन जी का जो प्लम पुडिंग मॉडल था, उसके बाद में रदरफोर्ड जी ने अपना अल्फा स्कैटरिंग मॉडल आपको दिया, तो उनमें काफी चीजें आपको देखने को मिली। क्या देखने को मिली? सबसे पहले जे थॉमसन जी की बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ये बात गलत साबित कब हो गई? जब हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल को देखा। कैसे? कि सर वहां जब उन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई तो देखा कि 99.86% अल्फा पार्टिकल है, बिना डेविएट हुए निकल गए। अगर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो वो 99.86% जो बिना डेविएट हुए निकल गए, वो सारे के सारे डेविएट होने चाहिए थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 0.14% अल्फा पार्टिकल से वो क्या हुए थे? डेविएट हुए थे। यानी कि सर जो बोला गया था वो सच बात नहीं थी। यहां पे ये देखने को मिला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटे से स्पेस के अंदर, जिसको नाम दे दिया गया न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उनको क्या बोला जाता है? बोलो सर, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है कि द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड नियरली द एंटायर मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, The nucleus consists of proton and neutron. They are called nucleons. ठीक है जी, न्यूक्लियन आप लोग इसको कह देते हो। अगर मैं यहीं पे बात करता हूं तो आप सभी को देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं आप सभी के सामने। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो किस तरीके से ये सारी होती हैं। देखो, किसी भी एलिमेंट को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? बोलो सर, एक्स ए जेड होता है। अब यहाँ पे आप लोग हीलियम ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, जो भी आपको लेना वो ले लीजिए। मैंने एक जर्नल बता दिया। ये क्या होता है? ए होता है। ये क्या होता है? जेड होता है। जेड की बात हम लोग करते हैं तो जेड बेसिकली क्या कहलाता है? बोलो सर, ये कहलाता है एटॉमिक नंबर। क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर आप सभी का होता है। और अगर मैं यहां पे ए की बात करता हूं तो ए आप लोगों का कहलाता है एटॉमिक मास। क्या कहलाता है? एटॉमिक मास आप सभी का कहलाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है। क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो कितने आप लोगों के प्रेजेंट हैं उसके अंदर, उसकी बात है। और अगर एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप सभी के कितने प्रेजेंट हैं, उसकी बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो अगर एटॉमिक मास कहीं पे देखते हो तो उसका मतलब क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हो जाता है? बोला सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर आप सभी से बोला जाता है कि भैया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए किसी के अंदर भी, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे देखोगे? बोला सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखने का सिंपल तरीका है क्या? बोला कि सर ए माइनस जेड हम लोग कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर उसके पीछे का रीजन ये है कि ए के अंदर आपका कौन होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। माइनस क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो सीधा सीधा न्यूट्रॉन्स आप सभी को मिलते हैं। अब यहां पे जो ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है, इनके बेसिस पे क्या होता है? कई बार सिमिलरिटीज होती है कि कई बार आप लोगों ने क्या किया? आइसोटॉप्स को ले लिया। तो कैसे आइसोटॉप्स आप लोग कहते हो? आइसोटोन किसे कहते हैं? आइसोबार किसे कहते हैं? आइसोमर्स किसको कहते हैं? तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, इनको हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ कि आइसोटॉप्स की बात करते हैं तो आइसोटॉप्स का मतलब ये होता है कि सर अगर आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है, ए और जेड आपने यहां पे लिखा है, आपको पता है कि आपने कई बार पढ़ा होगा कि यार हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, ये इस तरीके से बोलते हैं ना कि हाइड्रोजन के क्या है? आइसोटॉप्स हैं ये। अगर इसके अलावा ऑक्सीजन के भी बोल दिया जाता है कि भैया 816 हो गया, यहां पे क्या हो जाता है? बोलो सर 817 हो गया है, यहां पे बोल दिया जाता है 818 हो गया है। तो आप सभी को कई बार बोल दिया जाता है कि ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, ये ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स हैं। यानी कि सर बेसिकली इनमें सिंपली डिफरेंट क्या होता है कि यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं। बाकी जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, वो हमेशा क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। जैसे कि आप नीचे देखोगे 111, यानी कि सर इसका मतलब क्या हुआ? ये एटॉमिक जो नंबर है आपका वो क्या है? सेम है। और 1 2 3 है, इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन्स आप लोगों ने क्या किया? उसके अंदर इंक्रीज किया। उनको आप लोग क्या बोल रहे हैं? आइसोटॉप्स कह रहे हैं। तो ये आप लोगों के क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप्स कहलाते हैं। अगर मैं यहां पे आइसोबार्स की बात करता हूं तो बेसिकली आइसोबार क्या होता है? बोला सर ये देखिए, इस तरीके से अगर कोई भी एलिमेंट आप लोग लिखते हो जिनका ये जो टॉप होता है, यानी कि जिनका एटॉमिक जो मास होता है वो क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास की अगर मैं यहां पे बात करता हूं, एटॉमिक मास क्या है? सेम रहे। एटॉमिक मास सेम रहे और जेड एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो वो आप लोगों के क्या कहलाते हैं? आइसोबार्स कहलाते हैं। एग्जांपल क्या हुआ? जैसे कि यहां पे आपको नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप है और हीलियम आपका 2, हीलियम 3 है। तो 3 को ऊपर देखोगे तो वो सेम है, नीचे आप लोग देखोगे तो दोनों क्या है? डिफरेंट है। इसी तरीके से ऑक्सीजन और एफ की बात करते हो तो 8O
17 है, 9f 17 है। तो यानी कि सर जो आपका ऊपर है यानी कि एटॉमिक मास जो आपका है वो सेम है, तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोबार्स कह देते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आइसोटोन्स की बात करता हूं तो आइसोटोन्स का मतलब क्या होगा कि सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं तो ये आप लोगों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मतलब क्या होगा कि सर अगर जैसे एक एग्जांपल लेता हूं तो लिथियम मैंने ले लिया, इसके अलावा मैंने Be ले लिया। अब लिथियम की बात करते हैं तो 3Li7 हुआ, ठीक है, फॉर एग्जांपल। और उसके अलावा बी की अगर मैं बात करते हैं तो 4Li7 हुआ। तो यहां पे आप देखोगे कि सर ये तो हुआ 3Li7 हुआ, 4Be8 हुआ। इनकी अगर मैं बात करता हूं एग्जांपल के लिए तो आप देखोगे कि सर यहां पे कितने का डिफरेंस है। देखो एग्जांपल लेना, बोलो सर Li आपने लिया 37 लिया है, ठीक है, लिथियम की बात कर रहे हो, फिर Be की बात कर रहे हो 48 है। यहां पे देखोगे आपका, देखो सर इसमें से इसको हटाओगे तो 4 आपके बचेंगे जो क्या कहलाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं। यहां पे देखोगे तो सर यहां पे भी आपके क्या है, 4 बचेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप सभी के कहलाते हैं। तो ये आप लोगों के क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो जिसके अंदर भी न्यूट्रॉन्स आप लोगों के क्या है, सेम है, बट जो उसके नंबर है प्रोटॉन के वो क्या डिफरेंट है। जो आपका याद कि डिफरेंट में अगर सीधा सिंपल बोल सकता हूं कि आपके जो प्रोटॉन्स है ना वो क्या डिफरेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन्स आपके क्या सेम है, उसकी बात हम लोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। एक और आपका होता है जो होता है आइसोमर्स, ठीक है, बार तो मैंने बता दिया। आइसोमर्स के अंदर क्या होता है कि कोई भी आप लोग एलिमेंट लेते हो, जैसे कि 92 यूरेनियम 235 लोगे तो उसके अंदर मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो उनके इंटरनल स्ट्रक्चर है वो तो सारा आप देखोगे कि सेम है, लेकिन सर कई बार क्या होता है कि जो इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं उनके अंदर हमें चेंज देखने को मिल जाता है। कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर उसका डिके हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दूसरे का हो रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आप देखो कि दोनों के अंदर आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिल रहा है, तो वो आप लोगों के क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। तो बेसिक टर्म्स है आप सभी की। अब यहां पे सबसे बड़ा आता है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है। यार देखो रेडियस की बात करते हैं तो कैसे आप लोग पहचान पाओगे। मैं अगर सिंपली बोलता हूं कि सर मेरे पास अगर कोई भी, मैं बोलता हूं कि सर मेरे पास कोई भी एक वॉल्यूम है, ठीक है जी, अगर ये मेरे पास वॉल्यूम है, अगर इसके वॉल्यूम की बात करता हूं तो क्या होता है, बोलो सर वॉल्यूम की बात करोगे 4/3 पाई आर क्यूब आप सभी का हो गया, बिल्कुल ठीक है, अगर इसकी रेडियस आर है। अब मेरे को एक चीज बताओ कि सर अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से इनकी वैल्यू को इंक्रीज करता जाता हूं तो क्या इसके वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता जाएगा। बोलो सर बिल्कुल ठीक है, यानी कि आप लोग ये बोलोगे कि 4/3 पाई आर क्यूब है, क्या है बेटा, अगर मैं सिंपल बोलूंगा कि सर आप बोलोगे कि 4/3 पाई आर क्यूब आप सभी का ये है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बोलो सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि एक है। एक का मतलब एरिया मत समझ लेना, एक का मतलब ये होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात आप लोग यहां पे कर रहे हो। बोलो ठीक है जी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पे बोलूं कि सर ये तो कांस्टेंट है तो आप बोलोगे कि आर क्यूब जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ए के है। मैंने बोला ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं बोलूंगा कि आर जो है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि क्यूब रूट ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बिल्कुल ठीक है जी सर बोल सकते हो। अब अगर आप लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो तो एक कांस्टेंट आप सभी को लेना पड़ता है जो हो जाता है आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3 हो जाता है। अब यहां पे आप लोग आर नॉट की बात करते हो तो ये क्या कहलाता है, बोलो सर इंफेरिकल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर आप सभी की हो जाती है। अगर आर नोट की बात करते हो तो आर नोट क्या होता है, इंफेरिकल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर आप सभी की हो जाती है, अगर मैं सिंपली इसकी बात करता हूं तो, ठीक है। बोलो सर राइट है, अगर राइट है तो चलिए आगे अगर हम लोग चलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है ये इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर के। कैसे, आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, समझिएगा। देखो सुनो, मैंने बोला कि सर अगर मैं यहां पे सिंपल बोलता हूं कि रो इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम आप सभी का हो जाता है, बिल्कुल ठीक है जी, मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता है। अब मास कैसे निकालोगे, मैंने बोला कि अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि जो आपका एटॉमिक मास है, नंबर होता है वो क्या है, बोलो सर एटॉमिक जो नंबर है, एटॉमिक मास बोल देंगे, एटॉमिक मास की बात करता हूं, एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास की बात अगर आप लोग करते हो, किसकी बात कर रहे हो, एटॉमिक मास की बात कर रहे हो, यानी कि ए की बात कर रहे हो। ए क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और आप जानते हो दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। तो उस केस में मैं बोलूंगा कि क्यों ना सर अगर एक का मास, मान लीजिए कि अगर इसके अंदर ए है तो अगर मेरे को मास से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करता हूं, एम ए लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, एम ए लिख सकता हूं, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो सर एम ए हो गया। ए क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कितनी वैल्यू है वो है, कितना नंबर है वो है, और इंटू हमने कर दिया है एम से, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बोलो सर 4/3 पाई आर क्यूब है। तो आर क्यूब की जगह आर इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो सर आर नॉट ए टू दी पावर 1/3 आप सभी का होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बोलो सर ये हो जाएगा आर नॉट क्यूब और ए आप सभी का हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 3m डिवाइडेड बाई 4 पाई आर नॉट का क्यूब आप सभी का हो जाता है। और इसको जब देखोगे तो सारी की सारी वैल्यूज है वो कांस्टेंट आप सभी को नजर आ रही है। अगर सारी की सारी वैल्यूज आपको कांस्टेंट नजर आ रही है तो उस केस में आप लोग बोलोगे कि ये मास नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि नॉट डिपेंड्स ऑन मास नंबर, यानी कि ए के ऊपर डिपेंड
नहीं करता, याद रखिएगा। तो डेंसिटी ऑलवेज 1:1 के रेशियो में आप सभी को मिलती है। क्या होती है? 1:1 के रेशियो में आप सभी डेंसिटी की बात करते हो, तो आपका ये रेशियो हो जाता है। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? बेसिकली बेटा ये सबसे छोटी यूनिट होती है अगर मैं AMU की बात करता हूं तो। कैसे? आप सभी को पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। बस सर एक AMU बराबर होता है 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। अब कार्बन 12 की बात करते हैं तो कितना इसकी वैल्यू होती है? बोलो सर 1.992678 इंटू 10⁻26 आपका केजी इसका होता है, और डिवाइडेड बाई 1/12 की बात कर रहे हैं तो ये 1/12 हो गया। तो इसकी वैल्यू फाइनल कितनी आती है? 1.6 इंटू 10⁻27 केजी आप सभी का आता है। अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप लोग निकालते हो तो ये इतना आता है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ। देखो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं E की बात करता हूं, E की बात करता हूं और मैंने बोला कि मेरे पास मास कितना है? 1 AMU है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं C² से, ठीक है जी। तो आप लोगों की वैल्यू क्या आती है? बोलो सर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप सभी की आती है। यानी कि अगर कभी भी आपको एनर्जी निकालनी हो, और कभी भी आपको एनर्जी निकालनी हो, आपको 1 AMU दे रखा है और 1 U दे रखा है, तो याद रखिएगा इसको डायरेक्ट आप लोग किससे मल्टीप्लाई करोगे? डायरेक्ट आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और कन्वर्ट हो जाएगा इसको एनर्जी में जब आप लोग बात करोगे। तो ये सीधा सीधा आप सभी का होता है। इसके अलावा अगर मैं न्यूक्लियर फोर्स की बात करता हूं तो आप सभी को पता है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है। बस सर न्यूक्लियस के अंदर अगर मैं सिंपली बोलूं तो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर उनको बांधे रखना है तो उनके लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है अगर मैं बात करूं तो। सिंपली आपको पता होनी चाहिए प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के भी बीच में लगता है अगर मैं इसकी बात करता हूं तो। सबसे बड़ी बात है कि ये फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अब आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, साथ ही साथ अब इसकी बात जब की जाती है तो ये बहुत छोटी रेंज के लिए लगता है। मान लीजिए कि अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे चारों तरफ जो होंगे ना सिर्फ उसी पे लगेगा, उससे आगे वाली लेयर के अंदर अगर कोई होगा ना तो उस पर मैं नहीं लगाऊंगा, ये इनका कहना होता है। यानी कि शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो नॉन सेंट्रल फोर्सेज होते हैं। मतलब क्या हुआ? नॉन सेंट्रल का मतलब क्या हुआ? अगर आप लोग बात करते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर तो वहां पे जो आपने फोर्स देखा है, उसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हो तो वो क्या होते हैं? सेंटर टू सेंटर लगने वाले फोर्स होते हैं। ये सेंट्रल फोर्स नहीं होते, नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं। दूसरी, ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, करते हैं क्यों? क्योंकि सर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहे हैं, तो ये चार्ज डिपेंडेंट नहीं होते। और बोलो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उससे 100 टाइम्स होते हैं, और 10⁻38 टाइम्स किससे होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स से होते हैं। और इसके अलावा क्या बोल सकते हो? बोलो सर इसके अलावा हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये यहां पर अगर आप लोग देखते हो तो सिंपली आप बोलोगे कि सर शॉर्ट रेंज होते हैं, चार्ज नॉट डिपेंडेंट होते हैं, चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, और सीधा सीधा बोलो सर न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ये सारी चीजें आपने यहाँ पे देख ली जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं। अब आगे अगर हम लोग चलते हैं न्यूक्लियर फोर्स के बाद में तो वो आप सभी का होता है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट बेसिकली क्या होता है बेटा कि सर कई बार हम लोग ये बोलते हैं कि अगर मेरे पास जो इंडिविजुअल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से उनका अगर मैं सम करता हूं तो सम करने पर मेरी वैल्यू कुछ और आएगी, और हमारी जब उनको सम एक साथ अगर उसको जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद में उसकी वैल्यू कुछ आएगी। क्यों? क्योंकि सर ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं इनको एक साथ लेके आने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? मास के होती है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के होती है तो यानी कि हमारा कुछ मास क्या होता है? वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो क्या होता है? मास डिफेक्ट आप सभी को देखने को मिलता है। क्या होता है? मास डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो मास डिफेक्ट हम लोग ये बोल देते हैं। तो मास डिफेक्ट बेसिकली क्या हुआ? बोलो सर डेल एम इज इक्वल टू, अब मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मेरे पास प्रोटॉन थे, जैसे Z मेरे पास क्या है? प्रोटॉन है, और उसका मास क्या है? P है। प्लस में क्या हो जाएगा? बोलो सर न्यूट्रॉन्स कितने हैं? तो A माइनस Z हमारे न्यूट्रॉन्स हैं, इनका इंडिविजुअल का मैंने क्या किया? सम किया। माइनस में क्या होगा? इन दोनों को कंबाइंड करने के बाद में जो मास होगा उसकी बात करेंगे, वो क्या हो जाता है बेटा? माइनस आप सभी का हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बोलो सर इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्योंकि आपको पता है यार, देखो उनको बांधे रखने के लिए या उनको दूर करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी कहां से मिलेगी? अलग से तो कहीं आएगी नहीं। वो जो मास है वही आप सभी का क्या होता है? एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? बोलो सर E इज इक्वल टू mc², आप सभी ने देखा हुआ, यानी कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आप सभी के है। तो ये समझ में आपको पता होनी चाहिए अगर इसकी बात हम लोग यहां पे करते हैं तो। मास डिफेक्ट के बाद में अगर हम लोग आगे जाते हैं तो मास एनर्जी रिलेशनशिप की बात हम लोग यहां पे करते हैं। तो ये मैंने बताया E इज इक्वल टू mc² है, यानी कि आइंस्टीन शोज दैट द मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन कन्वर्ट मास एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये आप लोगों की क्या होती है? मास एनर्जी आप सभी की रिलेशनशिप होती है। इसके बाद में बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, देखो क्या होता है कि कई बार आपका एक पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब उनको अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है,
इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब ये बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, वो स्टेबल रहता है। क्या होता है, वो स्टेबल रहता है। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबल। आप सभी को तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, बोले सर जो भी हमारा मास डिफेक्ट आया है वो इंटू में कर दो सी स्क्वायर। बस जो भी हमारा मास डिफेक्ट आया उसको सी स्क्वायर कर दो। कई बार आप सभी से बेटा ये भी पूछ लिया जाता है, याद रखना। देखो बाइंडिंग एनर्जी हम लोग इसको बोल रहे हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, बोला सर मास डिफेक्ट इंटू में क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। ठीक है जी। अब कई बार आप लोगों को बोला जाता है कि डेल एम की जगह भी आप लोग क्या लिख सकते हो, बोला सर बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, या इसी को बोल सकते हो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है। और अगर मैं बोलता हूं कि सर इसकी बात करता हूं मास की, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोले सर इंडिविजुअल का सम। ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड आप सभी का हो जाता है एम एन हो गया, माइनस में क्या हो जाएगा, बोले सर बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, सी स्क्वायर। तो ये भी तुम्हारा है। इससे भी सीधे सीधे सवाल आप सभी से पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। इसके बारे में क्या होना चाहिए बेटा, आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा। तो याद रखेगा, आप लोग बोलोगे बाइंडिंग एनर्जी पर क्या हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ये आपका हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ठीक है जी। सबसे बड़ी बात है कि सर जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ज्यादा वो हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब बाइंडिंग एनर्जी कहां से, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस की बात हम लोग यहां पे करते हैं, तो वही आगे हमारा है कि सर बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या कहता है। देखो बाइंडिंग एनर्जी कर्व की बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि कितना ज्यादा वो स्टेबल है, कितना ज्यादा वो अनस्टेबल है। अब इसको याद करने का सीधा सिंपल तरीका आपको पता होना चाहिए। बोलो सर मोस्ट स्टेबल कौन होता है, बोलो सर 56 Fe आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं ऑक्सीजन 16 का ऑक्सीजन 18 से, तो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, O16 आपका होगा। अगर मैं इसी तरीके से कार्बन की बात करता हूं तो 12 कार्बन 12 है वो हमारा सही ज्यादा स्टेबल रहेगा। हीलियम की बात करूंगा तो वो स्टेबल रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर इसके अंदर रिजल्ट अगर कंबाइंड में बात करूं, क्योंकि देखो ये क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है कि भैया उनको सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट आप सभी को हो रही है एक एक को हटाने के लिए। अब जितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी यानी कि वो मोस्ट स्टेबल होगा उस तरीके से। अब यहां पे मास नंबर हो गया। अब बात देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने यहां पे कुछ रिजल्ट डायरेक्ट इस ग्राफ को देख के आपको बता दिए, जिसके द्वारा आप लोग चीजों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। कैसे कि अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि भैया कोई न्यूक्लियस है, मैंने बोला कि सर अगर कोई भी न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 50 से लेकर 80 के बीच में लाई कर रहा है, तो वो हमारा क्या है, मोस्ट स्टेबल होगा। क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। और सबसे बड़ी बात कि मान लीजिए मेरे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, और अगर इनका अमाउंट क्या है, इक्वल है यानी कि इवन नंबर है, तो उस केस के अंदर हमारा ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। और अगर ये ऑड है तो उस केस के अंदर ये हमारा क्या होगा, मोस्ट अनस्टेबल हमारा होता है। तो ये पूरा का पूरा बाइंडिंग एनर्जी कर्व आप सभी का देखने को मिलता है। अगर यूरेनियम की बात करूं तो वो हमारा क्या है, स्टेबल है अनस्टेबल, जल्दी बताइए। 238 है। इसका कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग मुझे आंसर दीजिएगा। ठीक है, आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या हो जाएगी, बोलो सर जो न्यूक्लियर हमारे रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर कुछ एनर्जी हमारी क्या होती है, लूज होती है। और वो जो एनर्जी लूज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग उसको कह देते हैं। एग्जांपल के लिए देखो, अब हम लोग यहां पे बोलते हैं कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। फिजन वर्ड की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजन, कि भाई मैंने क्या किया, यूरेनियम 92-235 ले लिया और उसके ऊपर क्या किया, बंबार्डिंग कराई किसकी, न्यूट्रॉन की। अब न्यूट्रॉन की बंबार्डिंग के बाद में क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, यानी कि एक बड़ा न्यूक्लियस आपका स्प्लिट आउट हो रहा है, छोटे छोटे जो लाइटर न्यूक्लियस है उसके अंदर, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर फिजन हम लोग उसको बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्या हुआ, बोलो सर यूरेनियम 92-235 है, इसके ऊपर आपने न्यूट्रॉन का क्या किया, बंबार्डिंग। अब यहां पे बात आती है सर ये न्यूट्रॉन ही क्यों लिया, बेटा क्योंकि देखो अगर पॉजिटिव होगा तो यूरेनियम 92-235 है, तो 92 क्या है, प्रोटॉन्स है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन को गिराते तो इलेक्ट्रॉन और उसके बीच में क्या हो जाता, अट्रैक्शन होता, तो हो नहीं पाता सारी प्रोसेस। तो हमने क्या किया, यहां पे न्यूट्रॉन को क्या किया, बंबार्डिंग कराया। बंबार्डिंग कराने के बाद में ये ब्रेक हो गया Ba और Kr के अंदर। यहां पे देखो ये कितना है, 56 है, ये कितना है, 36 है, ये कितना 141 है, इसको 92 है। यानी कि सर यहां पे कितना है, 3 न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस है। वो 3 न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, अपने आप में कैपेबल होते हैं आगे की पूरी रिएक्शन से उसको कंटिन्यू करने के लिए। यानी कि बेसिकली अगर इस रिएक्शन की मैं बात करता हूं तो ये आप लोगों की अनकंट्रोल्ड रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन कहलाती है। और ये क्या है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है पूरी प्रोसेस। ठीक है, यानी कि जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक ये रिएक्शन रुकने वाली नहीं है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जब यूज करते हैं तो उसके अंदर भी क्या होती है, एनर्जी की जब बात की जाती है तो सर उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, सर उसके अंदर भी एक बार जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद में वो बंद तभी होगी
जब हमारा पूरा का पूरा ये खत्म होगा तब, अन्यथा वो चलती ही रहेगी प्रोसेस। ठीक है जी, कंप्लीट समझ में आ गया होगा। इसके बाद में न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, बोले सर अगर मैं जो छोटे दो लाइटर न्यूक्लियस हैं उनको अगर जोड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाऊं, या मैं बोलूं बड़ा एक न्यूक्लियस बना देता हूं, हैवी न्यूक्लियस बना देता हूं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कह देते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। छोटे छोटे दो को जोड़ के बड़ा बनाना क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन आप सभी का कहलाता है। एग्जांपल के लिए क्या हो गया, बोले साहब देखो मेरा H2 प्लस में 1s2 है, 1s2 का मतलब क्या, सेकंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। इनको जब आपने जोड़ा, जोड़ने पर क्या हुआ, हमने हीलियम का एक न्यूक्लियस बनाया, साथ ही साथ 1h1 आपका क्या हुआ, बाहर इसके साथ अलग से हुआ, और एक आपको क्या मिला, न्यूट्रॉन मिला, प्लस में आपको 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपकी क्या हुई, एनर्जी मिली आप सभी को। ठीक है जी, तो एनर्जी की अगर मैं सबसे छोटी यूनिट की बात करूं तो मेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसकी बात करते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 10⁻6 आप सभी की हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 से आप लोग क्या करते हो, डिवाइड करते हो, तब जाके आपको ये कन्वर्ट होती है। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। इसके बाद में ये पूरी कहानी थी, बहुत छोटा सा चैप्टर था जो मैंने आपको बहुत बारीकी से बहुत कम टाइम के अंदर समझा दिया है। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, इसको और डिटेल के अंदर पढ़ना बहुत तगड़े लेवल पर, तो आप लोग जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485 हमारे जो बैचेस हैं उसके अंदर एनरोल करके। इसके अलावा कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी रहती है तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो कम्युनिटी ग्रुप फिजिक्स बाय गजेंद्र सर। आप जैसे प्यारे प्यारे लगभग 25,000 के आसपास बच्चे इसके अंदर जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए CUET अड्डा 24/7 के ऊपर। आप लोग कैसे बैचेस के अंदर जुड़ सकते हो तो वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, आपको यहां पे जाना है अड्डा 24/7 के ऊपर। जैसे यहां पे जाओगे अड्डा 24/7 पहले लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद में आपको UG एंड PG पे जाना है। देन आपको UG के ऊपर क्लिक करना है और यहां पे आपको देखो साइंस है, साइंस पे क्लिक करना है। लेटेस्ट बैचेस सारे के सारे यहां पे मिल जाते हैं। महापैक के अंदर जाना चाहते हो तो महापैक भी आप सभी को मिल जाता है। अब यहां पे देखो आप लोग बुक्स वाला लेना चाहते हो तो बुक्स वाला भी ले सकते हो महापैक, या बुक्स के अलावा जो भी लेना है, अगर बैचेस लेना है तो बैचेस भी ले सकते हो। तरीका यही है Y485 आप लोग लगा के, तो Y485 लगाएंगे तो 7,669.90 में आपको मिल जाएगा। 2 साल की वैलिडिटी आप सभी को इसके अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है जी, सो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए CUET अड्डा 24/7 के ऊपर, और इस प्रकार के इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।